हाँ अब टाइम तो बचे को नहीं। नमस्कार सभी को। E बाई एम ई का कल हमने मान निकाला था, कितना निकाला था? 1.75288 इंटू 10⁻11 गुलाम प्रति किलोग्राम, ये निकाला था। आपने सही किया है, आपका पता नहीं, आपने गलत किया है, आपने सही किया है, बात है सही है, ठीक है। आपका सही है, ठीक। चलो पढ़ते हैं। इधर देखो आप सारे, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, अब बातें नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला, ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला पेपर में सीधा पूछा जाएगा आपसे। ये नहीं पूछा जाएगा कि द्रव्यमान ज्ञात करके बताओ, फॉर्मूला पूछा जाएगा सीधा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपॉन E बाई एम ई का अनुपात, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। अब बातें नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। कैसे ज्ञात करोगे? इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपॉन E बाई एम ई का अनुपात आपने कितना निकाला है? अभी निकाला, कितना ज्ञात किया था? 1.7528 इंटू 10⁻11, उसका भाग देना है किस में? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻31, 1 पॉइंट आवेश, 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस, हाथ मैं पूछ रहा हूं ना तो आप बोल नहीं रहे ना, -1.6, सही है, इंटू 10⁻19 कुलाम, ये आवेश होता है। इसमें भाग देना है E बाई एम ई का। तो द्रव्यमान कितना प्राप्त होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, रहने दो, हाँ, 9.1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो प्राप्त होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कम पढ़े करो थोड़ा। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब हेडिंग डालोगे सारे प्रोटॉन, बातें नहीं करनी है, बोला ना। प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिखते हैं अपन P से। किससे लिखते हैं? P से, ठीक है। खोज किसने की है? वैज्ञानिक का नाम क्या है? गोल्डस्टीन ने। खोजकर्ता जो है वो याद रखना गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने खोज की है और एनोड किरणों के रूप में की है। कौन सी किरणों के रूप में? एनोड किरणों के रूप में, एनोड किरणों के रूप में इसकी क्या हुई है? खोज हुई है। फिर याद रखना है इस पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है, लेकिन चार्ज प्लस का होता है, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था? -1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, लेकिन इसके आगे प्लस लगा दिया तो ये किसका आवेश बन गया? प्रोटॉन का आवेश बन गया है। क्लियर है बात? अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान, बताओ द्रव्यमान कौन बताएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। देखो
1.672 और 4 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका क्या होता है द्रव्यमान। और ग्राम में अगर ज्ञात करोगे आप तो 10⁻27 की जगह कितना आ जाएगा 10⁻24 आ जाएगा। क्लियर है? 10⁻27 प्लस 10⁻+3 इसको आप जोड़ोगे तो बच जाएंगे माइनस के कितने 10⁻24 बच जाएंगे। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन का क्या है द्रव्यमान। 726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम में आप लिख सकते हो 1.6 कितने 6 तो आप कहोगे 26 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये ग्राम में है। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पर आवेश कितना होता है? -4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वो इलेक्ट्रॉन का है। और प्रोटॉन का बताना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर कितना बताओगे, बस उसके आगे प्लस लगाना है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को क्या कहते हैं? या स्थिर वैद्युत इकाई कहते हैं, स्थिर वैद्युत इकाई कहते हैं। ठीक है, तो खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। कौन सी किरणों के रूप में हुई? एनोड किरणों के रूप में हुई। आवेश कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 कितने 6 आगे है 2 6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या ग्राम में आप ये याद रखोगे। ठीक है, बताओ इलेक्ट्रॉन से भारी है या हल्का है? इलेक्ट्रॉन से भारी है या हल्का है? भारी है। इलेक्ट्रॉन से क्या है? भारी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन एनोड किरणें क्या होती है। एनोड किरणें क्या होती है? हेडिंग डालो, सबने उतारा गया ये हेडिंग डालो, एनोड किरणें। एनोड किरणें कैथोड किरणों की उत्पत्ति कहाँ करवाई थी? कौन सी नलिका में? विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर। किस वैज्ञानिक ने? वैज्ञानिक का नाम क्या था? जे थॉमसन। और एक और था साथ में, कौन था? है विलियम क्रूक ने। विलियम क्रूक ने करवाई थी। ठीक है ना, याद रखना। इसकी उत्पत्ति भी किसने करवाई है? गोल्डस्टीन ने करवाई है। कौन से वैज्ञानिक ने? गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने। गोल्डस्टीन ने विद्युत विसर्जन नलिका में इनको उत्पन्न करवाया। विद्युत विसर्जन नलिका में इसको उत्पन्न करवाया। विसर्जन नलिका में, विद्युत विसर्जन नलिका में उत्पन्न करवाया। किस कंडीशन में बताओ? कैथोड किरणों को किस कंडीशन में उत्पन्न करवाया गया था? निम्न दाब और निम्न दाब व उच्च वोल्टता की स्थिति में कैथोड किरणों और एनोड किरणों दोनों को उत्पन्न करवाया गया था। ठीक है ना, निम्न दाब व उच्च वोल्टता की स्थिति में उत्पन्न करवाया गया। उत्पन्न करवाया गया। कैथोड किरणें पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती। याद रखना, ये करती है। पहली बात तो आप ये रखोगे। तीसरी बात इसमें किधर से किधर गमन करेगी बताओ? एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। एनोड से
कैथोड की ओर गमन करती है, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। एक बार बस, विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है? प्रभावित होती है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। उतारो। इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया है, प्रोटॉन पढ़ लिया है, और अगर लिख लिया है तो आप हेडिंग डालो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चलें आगे, उतार लिया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को लिखा जाता है एन से। ठीक है, खोज किसने की है बताओ? जेम्स चैडविक ने खोज की है, जेम्स चैडविक ने। याद रखना, न्यूट्रॉन की खोज सबसे लास्ट में हुई थी। सबसे पहले खोजा गया था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में खोजा गया प्रोटॉन, और सबसे लास्ट में खोजा गया था न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, इसलिए पकड़ में नहीं आया, बहुत लेट पकड़ में आया। ठीक है, जेम्स चैडविक ने खोज की है। आवेश, तो आवेश के बारे में याद रखना है, उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान के बारे में याद रखोगे, प्रोटॉन से हल्का सा क्या होता है? भारी होता है, लगभग बराबर कह सकते हो आप। 1.67 और 4 9 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम का होता है न्यूट्रॉन। और ये प्रश्न आपको आज डीपीपी में मिला है ना? वो गलती से नाभिक प्रिंट हो गया, न्यूट्रॉन था वहां पर। नाभिक का चार्ज, अगर आप द्रव्यमान निकालोगे, नाभिक का द्रव्यमान, तो नाभिक का द्रव्यमान कुल कैसे आता है बताओ? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थित होते हैं, दोनों को जोड़ोगे तभी तो आएगा। -27 और -27 को जोड़ोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 54, जो ऑप्शन में नहीं था ना। इसका अर्थ है, वो पूछा गया है न्यूट्रॉन का परमाणु, आपका द्रव्यमान कितना होता है, तो -27 किलोग्राम की कोटि का होता है। ठीक है, हाँ, 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम इसका क्या होता है? द्रव्यमान। आवेश क्या होता है? रहित होता है। फिर आपको याद रखना है कि अगर एक परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर खाली जगह पाई जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अगर इस न्यूट्रॉन को आपने नाभिक से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार से छोड़ दिया तो ये अपने आप नष्ट होता जाएगा, अपने आप नष्ट होता जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन टूटेगा और अलग अलग परमाणुओं का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो आपसे पूछा जाए, नाभिक से बाहर तीनों मूलभूत कणों के अंदर सबसे अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। नाभिक से बाहर
तीनों मूलभूत कणों में सबसे अस्थायी कण कौन सा है? तो याद रखना न्यूट्रॉन है। क्लियर है बात? ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, नाभिक से बाहर, नाभिक से बाहर सबसे अस्थायी कण, सबसे अस्थायी कण कौन है? न्यूट्रॉन है। नाभिक से बाहर सबसे अस्थायी कण कौन है? न्यूट्रॉन है। लिख लो, ये बनाने की जरूरत है नहीं। लिखा? चलो आगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का क्रम, द्रव्यमान का क्रम। पेपर में प्रश्न आता है सबसे हल्का कौन है और सबसे भारी कौन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे क्या है? हल्का है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। देखो इधर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। माइनस में पावर ज्यादा है, माइनस में पावर ज्यादा है। उसका होता है, प्रोटॉन का होता है कितना? 1.6 इंटू 7, 1.6 इंटू 1.6 इंटू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। और अगर यहां पर देखोगे ना आप, 1.6726 ये लिखा जाता है। और न्यूट्रॉन का भी कितना होता है? 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब बताओ, ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है? 6749, 6726, ठीक है? हैं? ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है। वो माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज, इस पे पावर दोनों की सेम है। संख्या तो बड़ी ये है ना, पावर को छोड़ दो आप, संख्या तो ये बड़ी है ना, 6749। तो हल्का सा भारी कौन हुआ? हल्का सा भारी हो गया कौन? न्यूट्रॉन। किससे? प्रोटॉन से भी, और इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा भारी है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है। कई बार पेपर में आ जाता है न्यूट्रॉन का परमाणु, सॉरी, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के? प्रोटॉन के। तो आप यहां पर ये भी लगा सकते हो, लगभग क्या होता है? बराबर हो सकता है। पर आप ये लिखो, सबसे भारी होता है कौन? न्यूट्रॉन। सबसे भारी, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। अल्फा, अभी आएंगे अल्फा पर, पहले इतना ही उतारो। लिखा? नोट ला करके लिखो, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग, लगभग नहीं पूरा लिखो आप, 1837 गुना, 1837 गुना भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। अब मैं उल्टा पूछूं तब, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1837 गुना हल्का होता है। ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1/1837 गुना, या 1837 गुना, डायरेक्ट सीधा। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान का होता है, द्रव्यमान का होता है। कितना भाग होता है? 1/1837वां भाग होता है, 1/1837वां भाग होता है।
ठीक है। वैसे पूछ ले डायरेक्ट कि कितना गुना हल्का होता है, तो 1837 गुना क्या होता है, हल्का होता है। लेकिन प्रश्न बनाकर देगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान का होता है 1/1837 गुना हल्का, ठीक है, याद रख लोगे। बाकी ये याद रखना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, 1837 गुना क्या है, भारी है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और क्या हो गए हैं, न्यूट्रॉन हो गए हैं। अब इनके अलावा एनसीईआरटी में अलग से चीज दी गई है, आप नोट लगा करके सारी चीजें उसमें लिखोगे, ठीक है, नोट लगा लो और वो नोट के अंदर ही लिखना है। ये उतार लिया ना सबने, ठीक है। नोट, सबसे पहली बात याद रखो आप, एक्स रेज, एक्स रेज यानी एक्स किरणें, बातें नहीं करनी है भाई। एक्स किरणें, एक्स किरणें क्या होती है, एक्सरो करवा गया नहीं, आप करवाया कहीं एक्सरो कभी, एक्सरे की जरूरत करने की नहीं पड़ी है कि कोई टूटेड़ो है कि थारा में है, एक्सरे करायो नहीं। हाँ, एक्स रेज जो होती है इसकी जो खोज है वो खोज की है रोंटजेन नामक वैज्ञानिक ने। रोंटजेन नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की है, खोज की है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, हमने पढ़ी थी कैथोड किरणों, पढ़ा था ना कैथोड किरणों के बारे में। कैथोड किरणें जब धातु से टकराती है, कैथोड किरणें धातु से टकराने के बाद में, धातु से टकराने के बाद कौन सी किरणों को उत्पन्न करते हैं, धातु से टकराने के बाद एक्स किरणों को क्या करते हैं, उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें धातु से टकराने के बाद एक्स रेज को उत्पन्न करती है, को उत्पन्न करती है। ठीक है। इनकी जो भेदन क्षमता जो होती है, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। भेदन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक, ठीक है। और इनकी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है कम, ऊर्जा क्या होती है, कम। भेदन क्षमता का मतलब समझ गए, भेदन का मतलब भेदना, ये वस्तुओं को क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है, वस्तुओं को क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है। ऊर्जा क्या होती है इनकी, कम होती है। इसलिए तो एक्सरे करवाने जाते हैं ना अपन, तो डॉक्टर कहता है मरीज कौन है ना, उसको अंदर ले जाओ और आप बाहर चलो। एक्सरे मशीन के आसपास खड़े रहते हैं, उनकी तो मजबूरी है, उनको तो एक्सरे करना होता है, नहीं क्या। ये शरीर को क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है। छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए तो डॉक्टर बिल्कुल मना कर देता है कि इसको पास बिल्कुल नहीं लेके आना, इतनी घातक होती है ये। मतलब पूरी बॉडी को क्या कर जाती है, आर पार। अरे आप एक्सरे करवा डॉक्टर के चीज़ ने पतो कराने वास्ते के देखो इंग हड्डी टूटेड़ी है कौन टूटेड़ी, इंग किडनी में पथरी है कौन, इन चीज़ को पतो लगाओ आप, लगाओ नहीं। एक्सरे किरणें पड़ेगी, बॉडी के आर पार होएगी। एक्सरे किरणें गिरती है, बॉडी से आर पार होती है, सामने एक्सरे फिल्म लगी होती है, उस फिल्म पर जाकर के बॉडी का क्या बना देती है, डायग्राम बना देती है। बॉडी का क्या बना देती है, डायग्राम बना देती है। और हमें पता लग जाता है कि हड्डी कहाँ से टूटी हुई है, पथरी कहाँ पर है, नहीं क्या। हाँ, तो कैथोड किरणें धातु से टकराने के बाद में एक्स किरणों को उत्पन्न करती है। भेदन क्षमता इनकी सर्वाधिक होती है और इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और इनको उत्पन्न करवाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है बताओ, रोंटजेन है। कौन वैज्ञानिक है, रोंटजेन है। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो रेडियो एक्टिविता लिखा गया, ये नेक्स्ट लिखो एक्सरे के बाद में रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविटी, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति में प्राकृतिक तत्वों की संख्या है 92, कितनी है, 92। और 92 से लेकर के 118 तक के जो तत्व हैं वो तत्व कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। यानी जब उनको छोड़ा जाता है वातावरण के अंदर तो वो लगातार, अभी हमने पढ़ा था नाभिक, क्या पढ़ा था, नाभिक,
इस नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन लगातार किरणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, है ना। तो ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जो स्वयं अपने आप टूटते रहते हैं और विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे तत्वों को तो कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। और इन विकिरणों का उत्सर्जन होने वाली जो घटना है, उस घटना को कहते हैं रेडियो एक्टिवता। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता। इस रेडियो एक्टिविटी के कारण तत्व 3 प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा, गामा और बीटा। अल्फा, गामा और बीटा। लिखो आप रेडियो एक्टिवता के बारे में। कुछ तत्व स्वयं अपने आप विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। हाँ, उत्सर्जन करते हैं। इन तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व उत्सर्जन करते हैं। इन तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व तथा इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तथा इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। नोट में अगला लिखोगे अल्फा कण। अल्फा कण, अल्फा कण। अल्फा कण को डिनोट करते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है, या आप डायरेक्ट याद रखने के लिए इस प्रकार से करो। समझ में आ गई बात। अल्फा कणों को इस प्रकार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कोई सा भी एक सिंबल बना लो जो आपको अच्छा लगे, आपको पहचान में आना चाहिए ये अल्फा कण है। समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ, तो मैं तो इस प्रकार से लिखता हूं, अल्फा क्या है, ये कण है, ठीक है। हाँ, अल्फा कणों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम तो नाम सुना है आपने, हाइड्रोजन और हीलियम। ये लिखा हमने हीलियम, और हीलियम के नीचे पैरों में लिखा 2। बताओ ये 2 क्या है, परमाणु क्रमांक। ये लिखा मैंने 4, ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। और ऊपर लिखा मैंने +2। बताओ ये क्या है, आवेश, चार्ज है। तो इसकी परिभाषा बन गई, हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक को अपन क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक को अपन क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। हाँ, सिर्फ हीलियम के। जब किसी भी परमाणु से आपको अल्फा कण उत्पन्न करना है तो वो अल्फा कण हीलियम ही होगा। अल्फा कण क्या होगा, हीलियम ही होगा, ठीक है। तो हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक क्या कहलाता है, अल्फा कण कहलाता है। किसको जाना है, जाओ। समझ में आ गई बात। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितनी इकाई होता है, तो आप कहोगे +2। क्या होता है, +2 कूलाम इसका क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है ना। +2 कूलाम इसका आवेश होता है। और आपसे पूछा जाए इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान आप बताओगे 4U यूनिफाइड यूनिट, है ना, 4U यूनिफाइड यूनिट, ठीक है, या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है बात। ये अल्फा कण का हो गया द्रव्यमान, ठीक है। अल्फा कण हीलियम का द्विधनावेशित क्या होता है, नाभिक होता है। समझ में आ गई बात। अब अल्फा कणों के पास ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा। ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, भेदन क्षमता क्या होती है, वो होती है कम। भेदन क्षमता क्या होती है, कम। समझ में आ गई बात। अल्फा कणों की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, याद रखना, कम होती है। लिख लिया।
अल्फा कण, फिर लिखो बीटा कण, बीटा कण इलेक्ट्रॉन के समान, इलेक्ट्रॉन के समान ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण है। बीटा कण जो है इलेक्ट्रॉन के समान ऋणावेशित कण होता है। हाँ, और एक होता है गामा कण या गामा तरंगे कह सकते हो, गामा कण। याद रखना उदासीन, उदासीन उच्च ऊर्जा युक्त कण है, ये उदासीन कण है, ठीक है ना। गामा कण कैसा है? उदासीन कण है। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक। लिखा था क्या ये? दो। हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। अगर नहीं लिखी है परिभाषा तो लिख लेना, हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक अल्फा कण कहलाता है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के समान ऋणावेशित कण है और गामा कण उदासीन कण है। गामा कण क्या है? उदासीन कण है। हमने 4 प्रकार के क्या पढ़ लिए? मेनली कण पढ़े हैं। बीटा को छोड़ दो और गामा को छोड़ दो। एक अल्फा पढ़ा है और एक प्रोटॉन पढ़ा है, एक न्यूट्रॉन पढ़ा और एक क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। अब ध्यान देना इधर, एक तो पढ़ा हमने अल्फा, एक पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉन, एक पढ़ा हमने प्रोटॉन और एक पढ़ा हमने न्यूट्रॉन। पेपर में प्रश्न आता है अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के E/m का बढ़ता हुआ क्रम लिखो या घटता हुआ क्रम लिखो, ठीक है ना। E/m किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ पहले तो? E/m किसको बताता है? ऊपर आवेश है और नीचे क्या है? द्रव्यमान है। बताओ अल्फा, अल्फा पर आवेश कितना है? अल्फा पर आवेश कितना है? +2। द्विधनावेशित बोला है ना मैंने, तो 2 और E को हमने लिख दिया आवेश। E को हमने क्या लिख दिया? आवेश। बताओ द्रव्यमान कितना है? कितना है? 4 है। द्रव्यमान लिखा हमने 4। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणावेश होता है -1.6 होता है ना, उसको छोड़ दो, -1.6 को छोड़ दो, सीधा लिखो E/m। सीधा लिखना है आपको E/m। उसका कारण बताऊंगा मैं क्यों लिख रहे हैं अपन। प्रोटॉन पर आवेश प्लस का 1.6 होता है, इसको भी आप प्लस वाला माइनस वाला छोड़ दो, सीधा लिखो कितना? E/m। E/m। अरे E मतलब आवेश है ना, E मतलब क्या है? आवेश। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? उदासीन, मतलब 0 होता है। मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो हमने लिखा 0/m या 0E बटा क्या लिख दिया हमने? m लिख दिया। क्लियर है बात? क्या 2 से 4 कट रहा है? कितनी बार कट रहा है? 2 बार। ऊपर बच गया 1 E बटा क्या बच गया? 2। E/m बच गया, E/m बच गया और E/ क्या बच गया? सॉरी 0E/ क्या बच गया? m बच गया। 0E/ क्या बच गया? m बच गया। 1/2 E है ये आवेश, 1/2 आवेश मतलब आधा है, आधा है ना, ठीक है। E/m 1.6 के अंदर द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। मान इससे कम आएगा या ज्यादा आएगा? 1.6 के अंदर 9.1 का मान भाग दोगे आप, इससे कम आएगा ज्यादा आएगा? आधे से कम आएगा ना, कम आएगा। क्लियर है? इधर कितना होता है? 1.6 और द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान 1.67, लगभग 1 मान आ रहा है, लगभग 1 मान आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है। ये देखो 0 आवेश में m द्रव्यमान का भाग दोगे आप, किसके द्रव्यमान का? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का भाग दोगे, भाग जाएगा क्या?
नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब 0 बार भाग जा रहा है। बताओ E/m सबसे हल्का किसका है? किसका है? न्यूट्रॉन सबसे क्या है? हल्का है। न्यूट्रॉन सबसे हल्का है। E/m न्यूट्रॉन सबसे हल्का है। क्लियर है मेरी बात? ये समझ आया नहीं आया? दोबारा समझाऊं? अल्फा कण है और इधर बच गया हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन, और एक साथ में क्या है अपने पास में? अल्फा कण है। अब हमें पूछा है कि E/m का क्या लिखना है आपको? घटता क्रम या बढ़ता क्रम? चलो हम लिख देते हैं कि आप बढ़ता क्रम लिखो, बढ़ता क्रम लिखना है। E/m का बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। अल्फा जो कण है उस पर मुझे आप E/m और इलेक्ट्रॉन पर E/m और इसका प्रोटॉन का E/m और न्यूट्रॉन का E/m का अनुपात निकालना है। मेन बात ये सीधी सीधी सी। बताओ अल्फा पर आवेश की मात्रा कितनी है? तो हम कहेंगे सर 2 आवेश है, 2 आवेश है। E का मतलब हो गया आवेश और m का मतलब हो गया द्रव्यमान। कितना है? 4u। कितना है? 4u। समझ में आएगी बात? अब बताओ इलेक्ट्रॉन का आप कैसे ज्ञात करोगे E/m? इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान अनुपात कैसे ज्ञात करोगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 31 तो द्रव्यमान होता है ना, अरे ऊपर तो आवेश है ना। E का मतलब आवेश हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर है बात? और नीचे आएगा द्रव्यमान। नीचे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, यही होता है। अब 1.6 में 9.1 का भाग दोगे तो सीधी सी बात है, ज्यादा कौन आएगा कम कौन आएगा? इसमें और उसमें ज्यादा कौन सा और कम कौन सा है? 1.6 में 9.1 का आपको भाग देना है तो आधे से तो कम आएगा ना, आधे से तो कम आएगा। इसका मतलब E/m इलेक्ट्रॉन का क्या है? कम है। किससे? अल्फा कणों से। किससे? अल्फा कणों से। बात बताओ सही है या गलत? सही है, सही है ना? ठीक है। अब है प्रोटॉन E/m। प्रोटॉन का E/m 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, माइनस 19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना? 1.67, लगभग 1 के बराबर आएगा। लगभग क्या आएगा? 1 के बराबर। और न्यूट्रॉन का भी लगभग क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। 0 आएगा। चलो जागता होते, कितना आएगा? 0 आएगा। देखो इधर न्यूट्रॉन का E/m सबसे कम होता है। न्यूट्रॉन का E/m सबसे क्या होता है? कम होता है। ये तो बात सही है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में प्रोटॉन, उसके बाद में अल्फा। प्रोटॉन आएगा लास्ट में, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और आएगा कौन? अल्फा। और सबसे लास्ट में आएगा कौन? प्रोटॉन। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आएगा? प्रोटॉन। E/m का क्रम आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। हाँ, सेम लिखो तो सेम लिखो, वरना वो सीधा क्रम उतार लो। ठीक है, सेम लिखो तो सेम लिखो, वरना सीधा क्रम उतार लो। लिख लिया? हेडिंग डाल लो। इतनी तो चीज लिखनी थी, NE अल्फा P। ठीक है,
अगली हेडिंग डालो, परमाणु के सहायक कण। परमाणु के सहायक कण। क्लास कितने बजे तक होती है? परमाणु के सहायक कण हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, परमाणु को मूलभूत कणों और उसके सहायक कणों में विभाजित किया जा सकता है। सहायक कण कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखोगे आप पॉजिट्रॉन। सबसे पहला है पॉजिट्रॉन। बातें नहीं करनी, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को लिखा जाता है E+ या β+ के रूप में लिखा जाता है। E+ या β+ के रूप में लिखा जाता है। एक पता तो चल गया आपको, अब सिंबल देख करके पता चल गया होगा। पॉजिट्रॉन पर आवेश पॉजिटिव आवेश है। कैसा आवेश है? लेकिन E लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ये। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश पाया जाता है इस पर। बाकी सब कुछ कैसा है? इलेक्ट्रॉन के समान है। देखो, पॉजिट्रॉन का अर्थ हो गया आवेश। आवेश की बात करोगे ना तो आवेश का मान है इसके ऊपर +1.6 × 10⁻⁻19 का क्या है? कूलाम। ये तो है इस पर आवेश की मात्रा। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है। अब इसके बारे में दो कथन है, कथन पहचानने आपको। पॉजिट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। बात सही है क्या? लेकिन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आप पहचान जाओगे सत्य और असत्य कथन इसके बारे में? पहचान जाओगे या नहीं पहचान जाओगे? पहचान जाओगे। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। पॉजिट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है ना? लेकिन इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर है बात? ठीक है। फिर याद रखना, हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है। इलेक्ट्रॉन का कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है। और इसकी जो खोज है वो खोज की है C.D. एंडरसन ने। खोज किसने की है? C.D. एंडरसन ने इसकी क्या की है? खोज की है। बस इतनी बात इसके बारे में आपको याद रखनी है। C.D. एंडरसन ने इसकी क्या की है? खोज की है। चलूं आगे? नहीं लिखा? पहला सहायक कण है पॉजिट्रॉन। दूसरा सहायक कण लिखो आप एंटी प्रोटॉन। हाँ, एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन। वो क्या कह रहा है? एंटी प्रोटॉन कह रहा है वो। अच्छा, एंडी कह रहा है क्या? मुझे सुना एंटी प्रोटॉन कह रहा है। एंटी प्रोटॉन का अर्थ क्या हो गया? यानी प्रोटॉन का कैसा कण है? विपरीत कण है। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा आ गया? माइनस का। ठीक है। इस पर आवेश की अगर बात करोगे आप तो आवेश होता है, बताओ, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। -19 कूलाम। ये तो होता है इस पर आवेश। लेकिन आपसे पूछा जाए द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इसका प्रोटॉन के बराबर होता है। कितना? 1.67 कितने 26 × 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है।
तो वही बात है इसके बारे में सत्य और असत्य कथन के लिए। इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये किसका विपरीत कण है, यह प्रोटॉन का विपरीत कण है, यह प्रोटॉन का विपरीत कण है, प्रोटॉन का विपरीत कण है। और इसकी जो खोज वो की है वैज्ञानिक एक तो वागे व उल्हनबेग ने की है, उल्हनबेग, वागे व उल्हनबेग नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की है, खोज की है। आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इस पर द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। चले आगे, नहीं चलना, चले चलते हैं फिर। है? लिखो आप म्यू मेसोन कण खोज जो है वो की है युकावा नामक वैज्ञानिक ने। हाँ, युकावा नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की है, खोज की है। सिंबल होता है इस प्रकार से। ठीक है, कैसे, दोबारा देख लो, इस प्रकार से म्यू मेसोन। इस पर चार्ज जो होता है वो होता है, इस पर चार्ज जो होता है आवेश जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और आवेश उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, उदासीन भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन तीनों प्रकार का ये पाया जाता है। युकावा नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की है, खोज की है। अगला है, 3 पढ़ लिए क्या, तीसरा है ना ये, चौथा है पाई मेसोन कण। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है पावेल। वैज्ञानिक का नाम क्या है, पावेल। ये भी याद रखना है, पाई मेसोन पॉजिटिव और पाई मेसोन नेगेटिव और पाई मेसोन उदासीन 3 प्रकार का पाया जाता है। गहराई से पढ़ें तो इनके उपयोग बहुत है, लेकिन इतनी गहराई में हमें जाना नहीं है। आप तो याद रखो सहायक कण कौन कौन से होते हैं, किस पर कौन सा आवेश है और किसकी किसने खोज की है, इतनी बात याद रखो। ठीक है, दिख रहा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, हैं? की कौन लिखोगे, चले अब आ जाते हैं इस चैप्टर पर। अब शुरू होता है समझने और समझाने वाली बातें। ठीक है, हेडिंग डालो परमाणु के विभिन्न प्रतिरूप या मॉडल। अब सारी चीज इंटरेस्टिंग चलेगी इसके अंदर लास्ट तक। परमाणु के विभिन्न प्रतिरूप या मॉडल। पहला लिखो आप थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको हटा दूं, थॉमसन का परमाणु मॉडल।
थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप या मॉडल। तो कानाफूसी करना आ गया है, बातें नहीं करनी है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है? थॉमसन ये कहता है कि परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है, धनावेशित खोखला गोला है। ठीक है, धनावेशित गोला है और इस गोले के बीच में पूरे भाग में इसका द्रव्यमान स्थित है। पूरे भाग में इसका क्या स्थित है? द्रव्यमान। ये जो पूरा का पूरा भाग हमने बनाया है, इस पूरे भाग में है इसका द्रव्यमान। सफेद पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? इसका द्रव्यमान है। चल जाएगी तो ठीक है। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? इसके बीच बीच में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये बताओ, किसने कहा था कि परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। जो मैं लाइनें बोल रहा हूं एग्जाम के प्रश्न है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो परमाणु है विद्युत रूप से उदासीन होता है? थॉमसन ये कहता है कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला होता है। धनावेशित क्या होता है? गोला होता है। लेकिन सॉरी, धनावेश नहीं, खोखला गोला होता है। और जितना धनावेश होता है वो पूरा का पूरा इसके बीच में पाया जाता है, और जितने ऋणावेश होते हैं वो ऋणावेशित कहीं कहीं पर इस प्रकार से पाए जाते हैं जिस प्रकार तरबूज में आपने बीज देखे हैं उस प्रकार से पाए जाते हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की तुलना अपन करते हैं तरबूज से। किससे करते हैं? तरबूज से। तो इसलिए इसको कहा जाता है तरबूज मॉडल। क्या कहा जाता है? तरबूज मॉडल कहा जाता है। और अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें लिखा है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या लिखा है? प्लम पुडिंग मॉडल। और एक नाम और लिखा है रेजिन पुडिंग मॉडल। क्या? रेजिन पुडिंग मॉडल। अब देखो इसमें से जो एग्जाम के प्रश्न बनेंगे वो देखो इधर। सबसे पहले तो ये कहा था कि परमाणु कैसा होता है? ये उदासीन होता है विद्युत रूप से। ठीक है, कमियां भी लिखेंगे अपन, पहले समझ लो। लिखाऊंगा मैं, एक एक लाइन लिखाऊंगा। उदासीन प्रकृति बताई सबसे पहले किसने? थॉमसन ने। अब इसने क्या बोला क्या नहीं बोला उस बात पर नहीं चर्चा करनी है आपको। इतने याद रखना कि इसकी मॉडल की तुलना की जाती है तरबूज से, प्लम पुडिंग मॉडल से और रेजिन पुडिंग मॉडल से। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में प्लम क्या चीज है और रेजिन क्या चीज है? प्लम क्या चीज है और रेजिन क्या चीज है? ठीक है। और एक याद रखना, बीज। अब ये बीज नाम लेते हैं तो आप बता दो कि बीज किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तरबूज का खाने वाला भाग किसको बताता है? द्रव्यमान को बताता है। पूरे द्रव्यमान को बताता है। किसके? परमाणु के द्रव्यमान को बताता है। ठीक है ना। तो फिर प्लम और रेजिन, जब बीज आपके इलेक्ट्रॉन है तो प्लम और रेजिन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि पुडिंग और पुडिंग तो क्या है? समान है। तो समान है इसका मतलब ये तो क्या है? द्रव्यमान को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। प्लम पुडिंग देखिए कि मिठाई कौन देखिए? लाडू बने तो देखे दोनों ब्याह में लाडू बनावा देखे हैं। कोई गुजर जे बिंगे पीछे लाडू बनाया, वो लाडू नहीं। ठीक है, शादी के अंदर लाडू बनावा, बिंग अंदर अपन अलग अलग रंग की बूंदियां दिखाई देवे। शहर के अंदर तो कोनी, गांव के अंदर, क्योंकि शहर आ सीधो किसो लाडू बनावे? पीलो लाडू बनावे। हाँ, गांव के अंदर की होगी थाने लाल और ग्रीन कलर की के बूंदियां दिखाई देवेगी। ग्रीन कलर की और लाल कलर की जगह बूंदी दिखाई देना रही है, वह तो है इलेक्ट्रॉन। वह तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जो पीला रंग आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? द्रव्यमान। वो क्या है? द्रव्यमान। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिखा दूं? लिखो। किसको? ये क्या?
मैंने ये इसके बारे में तो लिखा रहा हूं, लिखो ना। हाँ लिखो, परमाणु थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान, एक समान आवेश रखने वाला, आवेश रखने वाला धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है। लिखा, इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में अलग लाइन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके परमाणु मॉडल की तुलना, इसके परमाणु मॉडल की तुलना परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज, प्लम पुडिंग और रेजिन से की जाती है, प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग से की जाती है। इसके मॉडल की तुलना तरबूज, प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग से की जाती है, इसलिए इसे अन्य नामों से जाना जाता है, इसलिए इसे अन्य नामों से जाना जाता है। अन्य नाम लिखो, तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल। लिखा? नहीं लिखा? लिखो नेक्स्ट लाइन से, तरबूज के बीज, तरबूज के बीज प्लम और रेजिन, तरबूज के बीज प्लम और रेजिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। तरबूज के बीज प्लम और रेजिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। लिखा? नोट ले आकर के लिखोगे। थॉमसन ने परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर बताई। थॉमसन ने परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर बताई, 10⁻⁻10 मीटर बताई। (10⁻⁻10 मीटर थॉमसन ने परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर बताई। अब देखो ये 10⁻⁻10 मीटर है, आगे चल करके ये आपको काम आएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। किसके अंदर? एंगस्ट्रॉम के अंदर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर को एक नाम और देते हैं अपन, क्या देते हैं? एक एंगस्ट्रॉम। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अभी लिखना चाहो तो अभी लिख लो, वरना बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे उसमें काम आएगा ये। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो 10⁻⁻10 मीटर बोलो या फिर एक एंगस्ट्रॉम बोलो। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ, आपके सामने हमने जो ये चीज पढ़ी है, क्या परमाणु की संरचना वास्तविक रूप से ऐसी होती है क्या? नहीं होती ना। हमने कहा, इसने तो ये कहा है कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान परमाणु में फैला रहता है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान है
वो बीच में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, उसके चारों ओर खाली जगह पाई जाती है। उन खाली जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्रण करता है। सीधी सी बात है, ये परमाणु में न तो द्रव्यमान के वितरण को बता पाया और न इलेक्ट्रॉन की सही व्यवस्था को बता पाया, और न ही परमाणु स्थायी किस प्रकार है उसके स्थायित्व को नहीं बता पाया। ठीक है ना, तो ये इस मॉडल की क्या है, कमियां हैं। लिखो थॉमसन परमाणु मॉडल की कमियां, थॉमसन परमाणु मॉडल की कमियां। थॉमसन परमाणु मॉडल की कमियां। दिमाग में थारा चल बात, एक लाइन में 4 बारी बोलूं फिर ही पूछो के सर हैं। मूवी देखी कि रात हैं, देखी कि रात मूवी कौन देखी, केड़ा रात कोई कैटरीना देख ली हुए थे हैं। लिखो कमियों में पहली चीज लिखोगे, पहली चीज यह परमाणु में द्रव्यमान वितरण, परमाणु में द्रव्यमान वितरण, परमाणु में द्रव्यमान वितरण तथा इलेक्ट्रॉन की सही व्यवस्था को नहीं बता पाया, तथा इलेक्ट्रॉन की सही व्यवस्था को नहीं बता पाया। कल वाली क्लास तो डाली नहीं, आपने लिख लिया, कहां से लिखा, अच्छा ठीक है। फिर लिखोगे आप नेक्स्ट लाइन से, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। आगे उपलब्धि लिखो, इसका मेन उपलब्धि इसकी क्या है, हैं? क्या है, कमियां दो ही है, दो क्या होगी, 3 होगी, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होगी, परमाणु का द्रव्यमान वितरण हो गया, और क्या होगी, स्थायित्व। 3 कमियां हैं, 2 लाइनों में लिखा है, ये कमियां 3 हैं। ठीक है ना, समझ आ गई बात, ठीक है। और भी देखो तो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना सीखेंगे बोर परमाणु मॉडल से, इसमें सीखा गया नहीं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी इसमें नहीं, ठीक है ना। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना ये बता सकता है क्या, नहीं बता सकता। कमियां तो बहुत है, लेकिन मेनली जो कमियां है वो कितनी है, 3 ही है। ठीक है, उपलब्धि एक ही है, परमाणु विद्युत उदासीनता को बताता है। किसको बताता है, परमाणु की विद्युत उदासीनता को बताता है। ठीक है, परमाणु की उपलब्धि में लिखो, परमाणु की विद्युत उदासीनता को बताता है, परमाणु की विद्युत उदासीनता को बताता है। अब देखो परमाणु विद्युत उदासीन कैसे होता है। हमने कहा कि परमाणु जो है वो खोखला होता है, लेकिन बीच में उसका पूरा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान इस प्रकार से वितरित रहता है कि इसके बीच बीच में ऋणावेशित कण क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऋणावेशित कण क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। जितना द्रव्यमान होता है उतने इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब द्रव्यमान जो होता है वो एक तो प्रोटॉन के कारण होता है और एक किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर अपन समझ गए, न्यूट्रॉन तो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो एक नाभिक का जो भी चार्ज आएगा या परमाणु का जो भी चार्ज आएगा वो किसके कारण आएगा, केवल और केवल प्रोटॉन के कारण आएगा। नाभिक का जो चार्ज आएगा वो, तो ठीक है ना, नाभिक का जो भी चार्ज आएगा वो किसके कारण आएगा, प्रोटॉन। अब बीच बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाए तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। जितना नाभिक का चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जैसे मैंने कहा नाभिक में 3 प्रोटॉन है तो आप ये कहोगे कि नाभिक में 3 प्लस चार्ज है, और मैंने कहा बाहर 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं या इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे माइनस का 3 चार्ज है। प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो विद्युत रूप से क्या बच गया, उदासीन। चार्ज कुल कितना बचा आपके पास में, 0, है ना। तो परमाणु की विद्युत उदासीनता को प्रकट करता है कौन सा परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, पहला मॉडल हमने पढ़ लिया है। उपलब्धि 1 है क्या, परमाणु की विद्युत उदासीनता को बताता है। कमियां हमने 3 है, 2 लाइनों में लिखी है। पहली कमी ये है, परमाणु में
द्रव्यमान वितरण को सही नहीं बता पाया। दूसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को सही नहीं बता पाया। तीसरी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, उपलब्धि 1 परमाणु की उदासीनता को क्या करता है, बताता है। क्लियर है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एडिंग डालो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। टाइम हो गया, थक गया थे, चलो ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और बोर परमाणु मॉडल। बोर तो कंप्लीट होगा नहीं, बोर में तो दिन लगेंगे 2, बोर तो था ना, बोर कर दो। रदरफोर्ड को कल कंप्लीट हो जाओ, चलो कोई ना।